हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम जो पॉलिटी का सेकंड चैप्टर है वो कवर करेंगे। इसमें फर्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, डिक्लाइनिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ पार्लियामेंट्री सेशंस। अभी जो मॉनसून सेशन हुआ है वो बताया गया है कि जो थर्ड लीस्ट प्रोडक्टिव सेशन रहा है लोकसभा का, और राज्यसभा का ये 8th लीस्ट प्रोडक्टिव सेशन रहा है इन लास्ट 2 डिकेड्स। जो समनिंग ऑफ पार्लियामेंट सेशन है वो आर्टिकल 85 के अंडर आती है। अब जो पावर होती है टू कन्वीन अ सेशन वो गवर्नमेंट के पास होती है, और कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स जो है वो डिसीजन लेती है कि उसको कब समन किया जाएगा। बट जो ये समनिंग है वो फॉर्मलाइज की जाती है बाय द नेम ऑफ प्रेसिडेंट के नेम पे जो है सेशंस को कन्वीन किया जाता है। इंडिया का कोई फिक्स पार्लियामेंट्री कैलेंडर नहीं है जो ये बताए कि किस डेट को कौन सा सेशन होगा। हालांकि बाय कन्वेंशन जो पार्लियामेंट है वो साल में 3 सेशन कंडक्ट करवाती है, बजट सेशन, मॉनसून सेशन, विंटर सेशन। जो बजट सेशन होता है वो लॉन्गेस्ट सेशन होता है और जो विंटर सेशन होता है वो शॉर्टेस्ट सेशन होता है। और बाय कन्वेंशन ही हम ये कह सकते हैं कि जो गैप होता है 2 सेशंस के बीच का वो 6 मंथ से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि अर्जुनमेंट क्या होता है। किसी भी पार्लियामेंट की सिटिंग को कुछ फ्यू आवर्स के लिए टर्मिनेट कर देना अर्जुनमेंट कहलाता है। अर्जुनमेंट साइन डाई ये होता है कि पार्लियामेंट की सिटिंग को टर्मिनेट करना पर इनडेफिनेट पीरियड के लिए, वो हो जाता है अर्जुनमेंट साइन डाई। और जो अर्जुनमेंट साइन डाई है उसकी पावर होती है स्पीकर के पास। उसके बाद होता है प्रोरोगेशन सिटिंग को ही एंड कर देता है। किसी भी सेशन में एक सिटिंग को एंड करना प्रोरोगेशन कहलाता है, और इसकी पावर प्रेसिडेंट के पास होती है। रिसेस जो पीरियड होता है बिटवीन प्रोरोगेशन एंड रीअसेंबली, उस गैप को रिसेस बोला जाता है। डिसोल्यूशन जो है वो पूरी लोकसभा की लाइफ को ही टर्मिनेट कर देता है, और सिर्फ प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है हाउस को डिसॉल्व करने की। अभी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा। अब ये टॉपिक न्यूज़ में क्यों है? ये टॉपिक न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि जो पोस्ट है डेप्यूटी स्पीकर की लोकसभा में वो पिछले 2 साल से वेकेंट है, और हाई कोर्ट ने लोकसभा सेक्रेटेरिएट से रिप्लाई मांगा है इस रिगार्ड में। अब देख लेते हैं डेप्यूटी स्पीकर एंड हिज इलेक्शन। स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर दोनों ही प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं लोकसभा में। जो ऑफिस ऑफ स्पीकर जब वेकेंट हो जाता है या फिर स्पीकर एब्सेंट होते हैं तो वो ड्यूटी है स्पीकर की, वो परफॉर्म की जाती है डेप्यूटी स्पीकर के द्वारा। आर्टिकल 94 जो है स्पीकर को बताता है कि जो स्पीकर को अगर रेजिग्नेशन देना होगा तो वो डेप्यूटी स्पीकर को देगा। लोकसभा को आर्टिकल 1993 में बोला गया है कि लोकसभा जितनी जल्दी हो सके फ्रॉम अमंग इट्स मेंबर स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर को इलेक्ट करें। फिर उसके बाद आता है इलेक्शन के लिए कोई टाइमलाइन फिक्स नहीं की गई है। प्रेसिडेंट फिक्स करते हैं स्पीकर के इलेक्शन के लिए डेट, और जो स्पीकर है वो डेप्यूटी स्पीकर के इलेक्शन की डेट को फिक्स करते हैं। 10th लोकसभा तक ये होता था कि जो स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर हैं दोनों ही रूलिंग पार्टी से होते थे, पर जो 11th लोकसभा है उसमें 11th लोकसभा से ये कंसेंसस डेवलप हुई कि जो स्पीकर है वो रूलिंग पार्टी से आएंगे और जो डेप्यूटी स्पीकर हैं वो मेन अपोजिशन पार्टी से इलेक्ट होंगे। जो टर्म ऑफ ऑफिस है जो डेप्यूटी स्पीकर है वो भी जब तक तो जो टर्म होती है डेप्यूटी स्पीकर के ऑफिस की वो जब तक लाइफ रहेगी लोकसभा की तब तक ही वो अपने ऑफिस में रहेंगे, बेसिकली 5 साल तक। रिमूवल जो होता है डेप्यूटी स्पीकर का वो कैसे होगा? मेजॉरिटी देखी जाएगी, ऑफ दी स्पेशल मेजॉरिटी के साथ उनको रिमूव किया जा सकता है। ऑल दी मेंबर्स ऑफ दी लोकसभा, स्पेशल मेजॉरिटी पास बाय मेजॉरिटी ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ दी लोकसभा। डेप्यूटी स्पीकर जो होते हैं वो बजट कमेटी के चेयरमैन होते हैं, वो अप्रूव करते हैं बजट प्रपोजल्स को, ये बताया गया है। फिर इसके अलावा ये देख लेते हैं कि जो इंडियन वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। इसके अलावा राज्यसभा में एक डेप्यूटी चेयरमैन होते हैं जो राज्यसभा के मेंबर्स में से ही इलेक्ट किए जाते हैं।
आर्टिकल 178 बताता है कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की पोस्ट जो है वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में भी होती है। इसके अलावा जो ओरिजिन है स्पीकर के ऑफिस का वो 1921 में हुआ था ऑन द बेसिस ऑफ मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स में। 1921 से पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ही प्रिसाइड करते थे लेजिस्लेटिव काउंसिल को। अभी ये थोड़ा सा ये रह गया, ये देख लेते हैं। रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन दी लोकसभा एंड दी डेप्यूटी स्पीकर। इसमें बताया गया है कि जो बिजनेस इन लोकसभा है, कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा, उसमें ये बताया गया है कि जो स्पीकर पे छोड़ दिया गया है कि किस डेट को डेप्यूटी स्पीकर का इलेक्शन होगा, इसका डिसीजन जो है वो स्पीकर लेंगे। इसके अलावा जो स्पीकर है वो नॉमिनेट करेंगे फ्रॉम अमंग द मेंबर्स ऑफ लोकसभा 10 मेंबर्स का पैनल, जिसको बोला जाएगा पैनल ऑफ चेयरपर्सन्स, जो क्या करे, जिसका काम होगा कि जब भी स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का ऑफिस वैकेंट हो या फिर वो एब्सेंट हो तो हाउस को प्रिसाइड कर सके। तो इसमें सिर्फ इतना ही बताया गया है। इसके अलावा अब हम देख लेते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। अब ये जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है वो न्यूज़ में क्यों है? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को 100 ईयर्स जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। जो पार्लियामेंट्री अकाउंट्स कमेटी है वो ओल्डेस्ट पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है, जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूट की गई थी 1921 में अंडर मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919 में जो आई थी, उसके अंडर 1921 में पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। मेंबर्स की बात करें तो इसमें टोटल 22 मेंबर्स होते हैं, 15 मेंबर्स फ्रॉम दी लोकसभा और 7 मेंबर्स फ्रॉम दी राज्यसभा। जो स्पीकर है उसको एम्पावरमेंट है कि वो इस कमेटी का जो चेयरमैन है वो अपॉइंट कर सकता है। तो चेयरमैन कौन अपॉइंट करेगा? स्पीकर ऑफ द लोकसभा। इसके अलावा देख लेते हैं क्या है। WM हेले जो है इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। इसके अलावा भूपेंद्र नाथ मित्रा फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट थे और जो लास्ट प्रेसिडेंट थे बिफोर इंडिपेंडेंस वो थे लियाकत अली खान। इसके अलावा 66-67 तक जो चेयरमैन होता था कमेटी का वो रूलिंग पार्टी से बिलोंग करता था, पर उसके बाद ये कन्वेंशन डेवलप हुई कि जो चेयरमैन होगा कमेटी का वो सेलेक्ट किया जाएगा मेन अपोजिशन पार्टी से। फिर जो इसके फंक्शन हैं वो देख लेते हैं। अब ये जो कमेटी है ये हर साल अपॉइंट की जाती है। इसका काम होता है गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर की अप्रोप्रिएशन को देखना, फाइनेंस अकाउंट्स को देखना गवर्नमेंट के, और दूसरे अकाउंट्स जो कि पार्लियामेंट के सामने लेड किए गए हैं उनको देखना। इसके अलावा जो पब्लिक अंडरटेकिंग्स हैं और जो गवर्नमेंट कंपनीज़ हैं जिसको जो आती हैं प्रीव्यू ऑफ पब्लिक कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स के अंदर, वो एग्जेम्प्टेड हैं, वो इस कमेटी के अंडर नहीं आएंगी। जो पब्लिक अंडरटेकिंग्स हैं और गवर्नमेंट कंपनीज़ हैं वो आती हैं अंडर द प्रीव्यू ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग्स। अब देख लेते हैं थोड़ा सा जो अदर पार्लियामेंट्री कमेटीज़ जो हैं वो कौन कौन सी हैं। एक होती है एस्टीमेट कमेटी और एक होती है कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। जो एस्टीमेट कमेटी है वो 1950 में सेटअप की गई और इसका काम होता है बजट के एस्टीमेट्स को एग्जामिन करना। इसमें पहले 25 मेंबर्स होते थे 1956 तक, पर इसकी मेंबरशिप जो है वो बढ़ा दी गई और 30 मेंबर्स जो हैं वो कर दिए। पर जो ये 30 के 30 मेंबर्स होंगे वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा से होंगे। जो चेयरमैन होगा कमेटी का वो स्पीकर अपॉइंट करेंगे और वो रूलिंग पार्टी से ही होगा। इसके अलावा जो कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स है वो 1964 में इस्टेब्लिश की गई थी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कृष्णा मेनन कमेटी। 1974 में जो इसकी मेंबरशिप है वो रेज़ कर दी गई, 15 मेंबर से बढ़ाकर 22 मेंबर कर दिए गए, जिसमें से 15 मेंबर्स जो हैं वो लोकसभा के होंगे और जो 7 मेंबर्स हैं वो राज्यसभा के होंगे। जो चेयरमैन होगा कमेटी का वो स्पीकर अपॉइंट करेंगे जैसा कि सारी कमेटीज़ में किया जाता है, और जो चेयरमैन होंगे और जो मेंबर्स होंगे वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के होंगे। इसके अलावा जो कैग है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया एंड पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, इनमें क्या रिलेशन है ये देख लेते हैं। जो आर्टिकल 148 है वो प्रोवाइड करता है कि देयर विल बी एन इंडिपेंडेंट ऑफिस ऑफ कैग। जो कैग होता है वो हेड होता है
ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट का। जो कैग है वो 3 रिपोर्ट सबमिट करता है बिफोर प्रेसिडेंट, अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स की रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट ऑन फाइनेंस अकाउंट्स एंड ऑडिट रिपोर्ट ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। अब जो प्रेसिडेंट है वो ले डाउन करता है इन रिपोर्ट्स को बिफोर द पार्लियामेंट, और जब पार्लियामेंट के सामने ये रिपोर्ट्स आती हैं तो फिर उनको एग्जामिन किया जाता है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के द्वारा। फिर ये देख लेते हैं जो पार्लियामेंट्री कमेटी होती हैं उनको जो अथॉरिटी मिलती है वो आर्टिकल 105 से मिलती है। जो आर्टिकल 105 है वो बताता है प्रिविलेजेस ऑफ पार्लियामेंट मेंबर्स, और आर्टिकल 118 से मिलती है जो बताता है पार्लियामेंट्री अथॉरिटी टू मेक रूल्स फॉर रेगुलेटिंग इट्स प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस। यहाँ पे पार्लियामेंट्री कमेटीज़ जो हैं वो 2 तरीके की होती हैं, स्टैंडिंग कमेटी एंड एडहॉक कमेटी। स्टैंडिंग कमेटी जो होती है वो परमानेंट नेचर की होती है और उनको हर साल जो है कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है पीरियोडिकली, और इन जो स्टैंडिंग कमेटी है बाकी उनको फर्दर कैटेगराइज किया जाता है 3 तरीके से, फाइनेंशियल कमेटीज़, डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटीज़, अदर स्टैंडिंग कमेटीज़। इसके अलावा होती है अडॉक और सेलेक्ट कमेटी, जो क्या होती है टेम्परेरी नेचर की होती हैं। उनको जो टास्क असाइन किया जाता है, जब वो टास्क कंप्लीट हो जाता है उसके बाद इनको डिसॉल्व कर दिया जाता है। ये 2 तरीके की होती हैं, ये होती हैं इंक्वायरी कमेटी एंड एडवाइजरी कमेटी। इसके अलावा होती है डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी। ये 1993 में सेटअप करी गई थी ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ रूल्स कमेटी। ओके फिर जो डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी होती हैं उनको रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया है अभी रिसेंटली। जो पार्लियामेंट ने कॉन्स्टिट्यूट की हैं डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज़, उसके 3 इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं। एक तो जो उसको इस कमेटी को बिल रेफ़र किए जाएंगे उसको एग्जामिन करेंगी, स्पेसिफिक टॉपिक्स रिलेटेड टू मिनिस्ट्री उनको सेलेक्ट करेंगी और उनके इम्प्लीमेंटेशन को एग्जामिन किया जाएगा, और जो बजटरी आउटलेज हैं डिपार्टमेंट्स के उनको एग्जामिन किया जाएगा। अभी तक जब हमारे पास 24 DRSC हैं, जिसमें से 8 जो हैं वो राज्यसभा से हैं, 16 जो हैं वो लोकसभा से आती हैं। अब जो हर एक कमेटी है उसमें 31 मेंबर्स होते हैं। 31 मेंबर्स में से 21 मेंबर्स जो होते हैं वो लोकसभा से होते हैं और 10 मेंबर्स जो होते हैं वो राज्यसभा से होते हैं। जो लोकसभा के मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है स्पीकर के द्वारा, और राज्यसभा के मेंबर्स को चेयरमैन जो है वो नॉमिनेट करते हैं। कोई भी मिनिस्टर डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज़ का मेंबर नहीं बन सकता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ MPs को लिया जा सकता है, बट जो मिनिस्टर है वो नहीं बनाया जा सकता है इस कमेटी के मेंबर्स जो होते हैं कमेटी के, उनकी जो टर्म है वो 1 साल से ज़्यादा की एक्सटेंड नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है लेजिस्लेटिव काउंसिल। अभी रिसेंटली क्या हुआ है, वेस्ट बंगाल में लेजिस्लेटिव काउंसिल क्रिएट की जाए ऐसा कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो होती क्या है? लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो अपर हाउस होता है स्टेट का। जैसे कि राज्यसभा होती है वैसे ही स्टेट में भी जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है वो एक परमानेंट हाउस होता है। अब जो मेंबर्स होते हैं काउंसिल के, या तो गवर्नर उनको नॉमिनेट करते हैं या फिर इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। इनडायरेक्टली इलेक्टेड कैसे? इनको इलेक्ट किया जाता है, अडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे नहीं किया जाता, ये इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है इनको। जो टेन्योर होता है मेंबर्स का वो कितना 6 साल का होता है, जिसमें से 1/3 मेंबर जो होते हैं इसके वो रिटायर होते हैं एवरी 2nd ईयर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? कोई भी सिटीजन जिसकी एज 30 ईयर्स है और वो इंडिया का मेंबर है, सिटीज़न है वो इंडिया का, और उसकी एज 30 ईयर्स है, वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। कोई भी पर्सन साइमल्टेनियसली मेंबर नहीं हो सकता पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों का। फिर इसके बाद अंडर आर्टिकल 169 में बताया गया है कि पार्लियामेंट में बाय लॉ क्रिएट और अबॉलिश द लेजिस्लेटिव काउंसिल। पार्लियामेंट के पास ये पावर होती है कि वो किसी भी स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल को अबॉलिश कर सकती है या क्रिएट कर सकती है, पर ऐसा किया जाता है प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एक स्पेशल मेजॉरिटी के साथ एक रेजोल्यूशन पास करती है, जो क्या होती है 2/3 ऑफ द असेंबली मेंबर्स की वोटिंग
ज़रूरी होती है, मेजॉरिटी ज़रूरी होती है। अगर ये स्पेशल मेजॉरिटी के साथ रेजोल्यूशन पास कर दिया जाता है, देन पार्लियामेंट जो है वो लेजिस्लेटिव काउंसिल को अबॉलिश या फिर क्रिएट कर सकती है विद सिंपल मेजॉरिटी। अब जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है उसकी कंपोजिशन इस तरीके से होती है कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसके मेंबर्स जो हैं वो ज़्यादा नहीं हो सकते, 1/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। उसकी स्ट्रेंथ, जो लेजिस्लेटिव असेंबली की स्ट्रेंथ होगी उसके कंपैरिजन में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्ट्रेंथ है वो 1/3 से ज़्यादा नहीं हो सकती, या फिर एटलीस्ट 40 मेंबर्स जो हैं वो लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्ट्रेंथ रहेगी। एक बार जब वेस्ट बंगाल में लेजिस्लेटिव काउंसिल क्रिएट कर दी जाती है तो जो वेस्ट बंगाल है वो 7th ऐसी स्टेट होगी जिसमें बाई कैमरल सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जाएगा। इसके अलावा कौन कौन सी स्टेट हैं जहाँ पे बाई कैमरल सिस्टम है, वो है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। अब देख लेते हैं थोड़ा डिफरेंस बिटवीन लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड लेजिस्लेटिव असेंबली। मीनिंग देख लेते हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो अपर हाउस है जिसके मेंबर्स जो होते हैं पार्टली इलेक्टेड होते हैं, पार्टली नॉमिनेटेड होते हैं। लोअर हाउस होता है लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, जिसमें जो मेंबर्स होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं बाय द पीपल। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है उसको चेयरमैन बोला जाता है। लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रिसाइडिंग ऑफिसर को स्पीकर बोला जाता है। मिनिमम एज जो है मेंबरशिप के लिए चाहिए लेजिस्लेटिव काउंसिल में 30 ईयर्स, लेजिस्लेटिव असेंबली में 25 ईयर्स। स्ट्रेंथ देख लेते हैं। मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो हो सकती है वो 1/3 ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द असेंबली हो सकती है, या फिर मिनिमम 40 तो चाहिए ही चाहिए। या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली में जो मेंबरशिप है वो मैक्सिमम 500 होगी और मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 60 होनी चाहिए। मनी बिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल में मनी बिल को इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, ना ही उसको अमेंड किया जा सकता है, ना ही रिजेक्ट किया जा सकता है। लेजिस्लेटिव काउंसिल जो असेंबली है उसमें मनी बिल को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, अमेंड किया जा सकता है, रिजेक्ट किया जाता है। सो हम कह सकते हैं कि जो मनी बिल है उससे रिलेटेड पावर्स जितनी भी हैं वो सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली के पास हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल का कोई रोल नहीं है मनी बिल के रिगार्डिंग। बजट कैन बी डिस्कस्ड बट कैन नॉट वोट ऑन डिमांड्स फॉर ग्रांट। लेजिस्लेटिव काउंसिल में क्या होगा कि बजट को डिस्कस किया जा सकता है बट वोट ऑन ग्रांट्स नहीं की जा सकती। इसके अलावा जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, वोट ऑन डिमांड्स जो होती हैं वो एक्सक्लूसिव प्रिविलेज है लेजिस्लेटिव असेंबली का। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है प्रेसिडेंट इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती है, जबकि जो असेंबली है इलेक्टेड मेंबर्स जो होते हैं किसी भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अभी हम देख लेते हैं, नेक्स्ट बताया गया है कि जो मद्रास लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसने अभी अपने 100 ईयर्स जो हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। जो एमएलसी है वो 1921 में इस्टेब्लिश की गई थी मद्रास स्टेट में, और उसके बाद तमिलनाडु में ये एज अ तमिलनाडु की एमएलसी के रूप में ये काम कर रही है। ये 1999 के जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उसके अंडर जो है सेटअप की गई थी। एमएलसी हैड पास सेवरल लैंडमार्क लेजिस्लेशंस लाइक, बहुत सारे लैंडमार्क लेजिस्लेशंस जो हैं वो पास किए हैं इस एमएलसी ने। जैसे वोटिंग राइट्स दिया गया विमेन को 1921 में। मुथु लक्ष्मी रेड्डी वॉज द फर्स्ट विमेन मेंबर ऑफ द काउंसिल, पहली काउंसिल की पहली विमेन मेंबर जो है वो बनी मुथु लक्ष्मी रेड्डी। हिंदू रिलीजियस इंडाउमेंट एक्ट पास किया गया 1926 में। देवदासी सिस्टम को अबॉलिश किया गया इसी लेजिस्लेटिव काउंसिल के थ्रू। और इशूइंग फ्री पत्तास टू द पुअर फॉर हाउसिंग साइट्स, ये भी एक लेजिस्लेशन जो है वो पास की गई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो था उसके मेजर प्रोविजंस क्या थे। एक तो जो इलेक्टेड मेंबर्स का जो प्रपोर्शन था वो इंक्रीज़ कर दिया गया, उसको 70% तक कर दिया गया। इसके अलावा जो प्रोविंशियल लेवल है वहाँ पे कंसेप्ट ऑफ डायरार्की जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया, और जो सब्जेक्ट्स हैं उनको डिवाइड कर दिया गया सेंट्रल और प्रोविंशियल लिस्ट में। इसके अलावा जो ऑफिस ऑफ चीफ मिनिस्टर है जिसको प्रीमियर बोला जाता था उसको इंट्रोड्यूस किया गया।
और 1 seat in each territorial plural member constituency was reserved for non ब्राह्मण्स। और जहाँ हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसीज में एक सीट जो है नॉन ब्राह्मण्स के लिए इंट्रोड्यूस कर दी गई। अब जो है कुछ अदर इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हैं, इसमें बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ये देख लेते हैं। जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा वो है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो जो ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है उसमें क्या हुआ है कि जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने ये वर्डिक्ट दी है कि जो गवर्नर है वो इलेक्शन कमीशन के ओपिनियन को ओवरराइड नहीं कर सकता है। डिस्क्वालिफिकेशन जो होगी, अभी क्या है 12 MLAs को डिस्क्वालीफाई कर दिया है इलेक्शन कमीशन ने, ऐसा ओपिनियन दिया है। अब जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है वो उसकी डेफिनेशन कहीं भी नहीं दी गई है, ना कॉन्स्टिट्यूशन में ना ही रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट 1951 में। हालांकि डिफरेंट टाइम्स पे डिफरेंट कोर्ट्स ने ही इंटरप्रेट किया है कि क्या ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है। और इसमें बताया गया है कि कोई भी पोजीशन विथ सर्टेन ड्यूटीज़, जिसमें कुछ ड्यूटीज़ परफॉर्म करनी होती हैं और जो क्या होती है मोर और लेस पब्लिक कैरेक्टर की होती हैं। अब इसका एसेंस क्या है कि क्यों ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को क्यों बोला गया है कि वो एक ग्राउंड क्यों है डिस्क्वालिफिकेशन के लिए। ये इसलिए है ताकि जो लेजिस्लेटर्स हैं वो अपनी ड्यूटीज़ एज एन MLA या फिर एज एन MP वो अपनी ड्यूटीज़ को फ्रीली कैरी आउट कर सकें विदाउट एनी बर्डन ऑफ अदर ड्यूटीज़। ये होगा जो पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1959 है, उसमें वाइड रेंजिंग नंबर्स ऑफ ऑफिसेज हैं जिनको एग्जेम्प्ट किया गया है। अंडर आर्टिकल 102 क्लॉज 1 एंड 191 क्लॉज 1 MP और MLA जो हैं उनको बोला गया है कि कोई भी MP MLA ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं कर सकता अंडर सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट। तो इसमें जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 है उसमें जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को एज अ ग्राउंड ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन बताया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट के कुछ लैंडमार्क केसेस हैं जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को डिफ़ाइन करते हैं। 1964 में जो सुप्रीम कोर्ट है उसने बोला कि जो कोई भी पर्सन जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करेगा वो टेस्ट ऑफ अपॉइंटमेंट होगा उसका। मतलब अगर एक बार देखा जाएगा कि उसकी अपॉइंटमेंट कौन करता है, अगर गवर्नमेंट उसकी अपॉइंटमेंट करती है उस ऑफिस में तो वो एक ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होगा। फिर नेक्स्ट आता है प्रद्युत बरदौली वर्सेस स्वप्न रॉय 2001 वाला केस। इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने आउटलाइन किए थे 4 ब्रॉड प्रिंसिपल कि अगर ये 4 प्रिंसिपल हैं तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट माना जाएगा, जिसमें से फर्स्ट था कि अगर गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही है उस ऑफिस में किसी पर्सन को, रिमूवल, परफॉर्मेंस ऑफ द फंक्शंस, ये सारे गवर्नमेंट के द्वारा किए जा रहे हैं तो वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट गिने। अगर उस ऑफिस से कोई रिम्यूनरेशन अटैच्ड है तो वो भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होगा। अगर उस ऑफिस में गवर्नमेंट की कोई पावर है, मनी रिलीज़ करने से रिलेटेड कोई एड दे रही है गवर्नमेंट या फिर लाइसेंस दे रही है गवर्नमेंट, तो वो भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट माना जाएगा। अब जो ऑफिस है क्या उससे किसी पैट्रोनेज मिल रही है किसी को, क्या कोई इन्फ्लुएंस कर सकता है किसी तरीके से, तो वो भी एक ऑफिस ऑफ प्रॉफिट माना जाएगा। नेक्स्ट है जया बच्चन का केस है वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें यही बताया गया था कि अगर कोई किसी भी ऑफिस से अगर कुछ भी पेक्यूनरी गेन हो रहा है, ज़रूरी नहीं है कि वो मॉनेटरी टर्म्स में हो, किसी भी तरीके का पेक्यूनरी गेन हो रहा है तो वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में गिना जाएगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सस्पेंशन ऑफ MPs। रिसेंटली क्या हुआ है, राज्यसभा में कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को सस्पेंड कर दिया गया है फॉर द एंटायर सेशन। जो रूल्स ऑफ 256 ऑफ कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन राज्यसभा आया है उसके तहत जो है इनको डिस्क्वालीफाई किया गया है। ऐसे कितने मेंबर्स हैं जिसको डिस्क्वालीफाई किया गया है? आज तक 26 मेंबर्स को किया गया है 13 टाइम्स। अब जो रूल कहता है उसमें बताया गया है कि जो चेयरमैन है अगर राज्यसभा का, अगर उनको लगता है कि कोई भी मेंबर चेयर को डिसरिगार्ड कर रहा है या फिर जो हाउस के जो रूल्स हैं उसको डिसरिस्पेक्ट कर रहा है परसिस्टेंटली, या फिर जो हाउस का बिजनेस है उसको ऑब्स्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो वो ग्राउंड होगा किसी भी MP को डिस्क्वालीफाई करने का।
अब जो ये जो मेंबर्स हैं जिनके नाम सस्पेंड किए गए हैं, जिनका नाम लिया गया है, वो सिर्फ एक सेशन के लिए ही सस्पेंड किए जा सकते हैं, नॉट मोर देन 1 सेशन। काउंसिल जो होता है, अगर कोई मोशन को मूव करके, जो हमारी जो काउंसिल है राज्यसभा में, अगर कोई मोशन मूव किया जाए जो क्या करेगा, रिजॉल्व कर देगा सस्पेंशन ऑफ टर्मिनेटेड। तो बेसिकली इनके जो टर्मिनेशन है उसको रिजॉल्व किया जा सकता है, पर उसके लिए क्या होगा कि एक मोशन जो है वो मूव करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक्सपेंशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। रिसेंटली यूनियन गवर्नमेंट ने अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ा के 77 कर दी है, बाय इंक्लूडिंग न्यू मेंबर्स, और न्यू मिनिस्टर्स को इंक्लूड कर दिया है, और जूनियर मिनिस्टर्स को कुछ को क्या किया गया है, प्रमोट कर दिया गया। जो 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था हमारा, उसके तहत जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है उसकी स्ट्रेंथ 15% से एक्सीड नहीं करनी चाहिए टू द स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा। जितनी लोकसभा की स्ट्रेंथ होती है उसका 15% से ज़्यादा एक्सीड नहीं करनी चाहिए। अब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये बताया गया है, और इसकी जो क्लासिफिकेशन है या फिर जो इसकी स्ट्रेंथ है वो मेंशन नहीं की गई है कॉन्स्टिट्यूशन में। हालांकि क्लासिफिकेशन जो है कॉन्स्टिट्यूशन, जो ये कैबिनेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उसकी जो क्लासिफिकेशन है वो 3 तरीके से की जाती है। इसमें 3 तरीके के मिनिस्टर्स जो हैं वो शामिल होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, डेप्यूटी मिनिस्टर्स, बेस्ड ऑन दी पार्लियामेंट्री कन्वेंशन। अब जो ये 3 मिनिस्टर हैं इनमें जो डिफरेंस होता है वो रैंक, अलाउंस और उनकी रिम्यूनरेशन के बेसिस पे होता है। राज्यसभा पासेस कॉन्स्टिट्यूशनल शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑर्डर अमेंडमेंट एक्ट 2021। तो इसमें क्या है कि इसमें पार्ट 18 है जो कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें जो है थोड़ा चेंजेस किए गए हैं, उसमें अमेंडमेंट की गई हैं। इसमें क्या है कि डिलीशन ऑफ अबोर जो जनजाति है, जो शेड्यूल्ड ट्राइब है, उसको इस शेड्यूल से डिलीट कर दिया गया है, और इसकी जगह पे इंक्लूजन हुआ है मिशमी, कामा, इडू, तराऊ, इन लाई विद मिशमी, इडू एंड तराऊ। इंक्लूजन किया गया है मुनापा, मेम्बा, सरटांग, साजोलंग, इन लाई ऑफ मोम्बा एट्सेट्रा। अब जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है ये प्रेसिडेंट को एम्पावर करता है कि किसी भी शेड्यूल्ड ट्राइब को किसी भी स्टेट या यूटीज़ में वो परमिशन दे सकता है उसको पार्ट 8 में शामिल करने की। तो ये पावर दी गई है प्रेसिडेंट को। पार्लियामेंट को ये पावर मिली हुई है कि वो मॉडिफाई कर सकते हैं लिस्ट ऑफ एसटीज़ की, जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स होंगी उसकी लिस्ट को कौन कर सकता है मॉडिफाई? पार्लियामेंट। रिपीलिंग अ लॉ। रिसेंटली गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि जो कंटेंशियस फार्म लॉ हैं उनको रिपील किया जाए। आर्टिकल 245 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि जो पार्लियामेंट है कि लॉ बना सकती है एज वेल एज लॉ को रिपील भी कर सकती है या फिर मॉडिफाई कर सकती है। यूजुअली जिनको रिपील करना होता है तो उन बिल्स को टाइटल किया जाता है रिपीलिंग एंड अमेंडमेंट। इस पर्पज़ के लिए इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। ये पावर जो है लास्ट टाइम जो एक्सरसाइज की गई थी वो 2019 में की गई थी। और एक कंसेप्ट होता है सनसेट क्लॉज का। सनसेट क्लॉज में क्या होता है, एक पर्टिकुलर डेट फिक्स कर दी जाती है जिसके बाद कोई भी लॉ है वो एग्जिस्ट करना सीज हो जाता है आफ्टर अ पर्टिकुलर डेट विच दे सीज टू एग्जिस्ट। फॉर एग्जाम्पल, एंटी टेरर लेजिस्लेशन, टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1987, जिसको टाडा भी बोला जाता है, इसमें एक सनसेट क्लॉज था और जो 1995 के बाद इट सीजेस टू एग्जिस्ट। अब जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच।